नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपकी बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम 2024 में जितने भी देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को आपको पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी आपको करना है। यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। और आपके 30 में से कितने प्रश्न राइट होते हैं, 30 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं तो आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न आ जाता है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में पेसरोडगढ़ से लेकर बिजोला तक का पठारी भाग कहलाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोला तक का पठारी भाग कहलाता है। ऑप्शन ए या छप्पन का मैदान, ऑप्शन बी ऊपरमाल, ऑप्शन सी भोराट का पठार, ऑप्शन सी मेवात क्षेत्र। बताइएगा पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, ऊपरमाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऊपरमाल क्या है कि राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोला तक का पठारी भाग ये आ जाता है ऊपरमाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न है अपने अपने सामने कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। बताइएगा राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार क्या जयपुर को कहा जाता है, क्या अलवर को कहा जाता है, क्या भरतपुर को कहा जाता है, या फिर नागौर को कहा जाता है। बताइएगा दूसरे प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, भरतपुर। ठीक है, कौन सा होगा भाई, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा, किस जिले को कहा जाता है, भरतपुर जिले को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है भाई, भरतपुर जिले को कहा जाता है। अगला देखेंगे तीसरा प्रश्न कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। क्या 20 अगस्त 1956 को अस्तित्व में आया, क्या 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, क्या 1 नवंबर 1956 को, या फिर 1 नवंबर 1957 को। बताइए राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर क्या होगा तीसरे प्रश्न का। तो तीसरे प्रश्न का आंसर होगा 1 नवंबर 1956। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, अगला अपन देखेंगे चौथा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। चौथा प्रश्न है कि बेड़च नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बताइएगा बेड़च नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। प्रश्न इंपोर्टेंट है ये भी, बेड़च नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी आयड़, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूनी। बताइएगा इसका आंसर आप क्या देंगे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो बताइए बेड़च नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी आयड़, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूनी। बताइएगा तो बेड़च नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सी बी सही रहेगा। ठीक है, आयड़, आयड़ नाम की जो आयड़ है इस नाम से इसको जाना जाता है। बेड़च नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आयड़ यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, आयड़ के नाम से इसे जाना जाता है। अगला देखेंगे पांचवा प्रश्न कि कोठारी नदी पर, बताइएगा कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है। देखो मेजा बांध जो है आपको पता तो लग गया होगा कोठारी नदी पर है। किस नदी पर है भाई, कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, मेजा बांध बनाया गया है। अब पूछा जा रहा है कहाँ बनाया गया है। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध जो है ये भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है भाई, भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है यहाँ पर कि पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया था। पूछा गया है कि पिछोला झील का निर्माण कहाँ पर है, ये उदयपुर जिले के अंदर आ जाती है, जिसका निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया था। ऑप्शन ए राणा लाखा के काल में 14वीं शताब्दी के अंदर, राज सिंह के काल में 1662 ईस्वी के अंदर, जय सिंह के काल में 1685 से 91 के बीच में, या अनुराज के काल में 1136 के अंदर। बताइए पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा कब करवाया गया था। तो पिछोला झील का निर्माण जो करवाया गया था एक बंजारे के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, राणा लाखा के काल में 14वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण जो है करवाया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सातवां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है आपके सामने कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। बताइएगा राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपसे पूछा है, क्या पिछोला झील है, जयसमंद झील है, सांबर झील है, या फिर आना सागर झील है। बताइएगा
सांबर झील जो आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, जैसलमेर झील। ठीक है, जैसलमेर झील कहाँ पड़ती है भाई, उदयपुर जिले के अंदर पड़ती है। और उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। और जैसलमेर झील पर 7 टापू बनाए गए हैं। बड़े टापू को बाबा का भाखड़ा कहा जाता है और छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 8वां प्रश्न कि कौन सा बांध मिट्टी का बना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बांध मिट्टी का बना है। ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी नागल बांध, ऑप्शन सी पांचना बांध, ऑप्शन डी गांधी सागर बांध। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन सा बांध मिट्टी का बना है। जो मिट्टी का बना है ये आ जाएगा आपका पाचना बांध। कौन सा भी पाचना बांध, पाचना बांध कहाँ पर है, किरौली के अंदर। कहाँ है भाई पाचना बांध, आपका किरौली के अंदर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा पाचना बांध कहाँ पर है, किरौली के अंदर, ये मिट्टी का बना है। अगला देखेंगे 9वां प्रश्न कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला भाई ने किस राग में गाया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया था। क्या मांड गायकी में गाया था, तालबंदी में गाया था, काल भैरवी गायकी में गाया था, या फिर सैन्य गायकी में गाया था। बताइएगा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया था, तो ये गाई थी मांड गायकी के अंदर। ठीक है, तो ये मांड गायकी के अंदर गाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखेंगे 10वां प्रश्न कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या कितनी है। छोटा सा प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा 4। कौन कौन से जिले आ जाते हैं भैया, श्री गंगानगर जिला आ जाता है, जैसलमेर जिला आ जाता है, बाड़मेर और बीकानेर जिले आ जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक सीमा जो जैसलमेर की आ जाएगी 464 किलोमीटर और सबसे कम आ जाती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे अपन 11वां प्रश्न कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। बताइएगा तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी, आपसे पूछा गया है कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी। 11वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर है 1565 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1575 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1585 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1570 ईस्वी के अंदर। तो तालीकोटा की प्रसिद्ध जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी भाई, तो ये जो लड़ाई हुई थी 1565 ईस्वी के अंदर लड़ी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है 1565 के अंदर। अगला देखेंगे 12वां प्रश्न है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। बताइएगा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। क्या राणा प्रताप ने बनवाया था, राणा सांगा ने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, या फिर राणा हमीर ने बनवाया था। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया, आपसे पूछा जा रहा है 12वां प्रश्न। तो 12वें प्रश्न का आप आंसर क्या देंगे, तो 12वें प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, महाराणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अगला देखेंगे 13वां प्रश्न कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। क्या 1599 ईस्वी में की गई थी, या फिर 1699, 1707, या फिर 1757 ईस्वी के अंदर। बताइए 13वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। 13वें के अंदर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई, 1699 के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखेंगे 15वां प्रश्न कि ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं। क्या राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट एंड आत्माराम पांडुरंग। बताइएगा 15वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। 15वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं राम मोहन राय माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आ जाएगा। कौन है भाई, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 15वें प्रश्न का जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखेंगे 16वां प्रश्न 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्रांति से ये प्रश्न लिया गया है 1857 की क्रांति से, कि 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण आपसे पूछा है। क्या मंगल पांडे को फांसी, अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत, या चर्बी वाले कारतूस, या फिर ए एंड सी दोनों। 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1857 की क्रांति का तात्कालीन आपसे कारण पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, चर्बी वाले कारतूस। ध्यान रखिएगा चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, अगला देखते हैं 17वां प्रश्न 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है,
गवर्नर जनरल आपको बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। बताइए 17वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए 17वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे। तो जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 18वां प्रश्न कि भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या फिर स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मायो। तो 18वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे कि भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक या फिर पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही रहेगा, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, किसे कहा जाता है भाई, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला देखेंगे 19वां प्रश्न कि यह किसने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये कथन आपने अवश्य पढ़ा होगा कि नानक जी भील ने कहा है, प्रताप सिंह ने कहा है, राव पृथ्वी सिंह ने कहा है या फिर भूप सिंह ने कहा है। ये किसने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। तो ऐसे कहने वाले आ जाते हैं प्रताप सिंह। कौन है भाई, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह ने ऐसा कहा था। अगला देखेंगे 20वां प्रश्न है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, या 7 चरणों में हुआ है, या 6 चरणों में हुआ है, या 8 चरणों में हुआ है, या फिर 3 चरणों के अंदर हुआ है। बताइएगा राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर कौन सा सही रहेगा भाई, ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था, 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है 1 नवंबर 1956 को आया। ठीक है, अगला देखेंगे 21वां प्रश्न कि राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी अभी निकला था भाई, कब निकला था कि राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च या फिर 27 मार्च। बताइएगा राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। कब मनाया जाता है भाई, 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को, याद रखेंगे। अगला देखेंगे 22वां प्रश्न कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, कि 8 सदस्य, 12 सदस्य, 25 सदस्य या फिर 14 सदस्य। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 12 आएगा। कितना आएगा भाई, 12 सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए। अगला देखेंगे अपन राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी एवं राज्य जंतु है। बताएगा राजस्थान राज्य की राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी एवं राज्य जंतु है। तो राज्य वृक्ष तो आपका आ जाता है खेजड़ी, और राज्य पक्षी आ जाता है गोडावण, और राज्य जंतु आ जाता है चिंकारा। तो ऐसा किस में है, किस ऑप्शन में है भाई, राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी है, राज्य पक्षी आपका गोडावण है, और राज्य पक्षी आपका चिंकारा। राज्य जंतु कौन सा आ जाएगा, चिंकारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। ध्यान रखिए राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पक्षी गोडावण और राज्य जंतु चिंकारा। अगला देखेंगे 24वां प्रश्न कि प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है। बताइएगा प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है, क्या नवाटापुरा गांव के अंदर स्थित है, या बोमगढ़ गांव में स्थित है, रेसूरी गांव, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध बनेश्वर धाम आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा नवाटापुरा डूंगरपुर जिले के अंदर। कहाँ पर है भाई, नवाटापुरा कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर जिले के अंदर। अगला देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि नॉर्थ नवाटापुरा डूंगरपुर जिले में सोमाही झाखम के संगम पर स्थित है। ध्यान रखिएगा 3 नदियों का संगम यहाँ पर आ जाता है। कौन कौन सी भाई, सोम, माही और झाखम नदी। ठीक है, नवाटापुरा डूंगरपुर जिले के अंदर। अगला देखेंगे कि समसभा की स्थापना किसने की थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि समसभा की स्थापना किसने की थी, क्या मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन बी भोगीलाल पांड्या ने, ऑप्शन सी भूरीलाल बया, या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। तो समसभा की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे, देखो कब 1883 के अंदर की गई थी। कब की गई थी भाई, ग्रासिया वे भीलों के उद्धारक, इनको क्या कहा जाता है, ग्रासिया वे भीलों के उद्धारक कहा जाता है। गुरु गोविंद गिरी ने सन 1883 के अंदर सिरोही के अंदर समसभा की स्थापना की थी। कहाँ की थी भाई, सिरोही के अंदर समसभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे 26वां प्रश्न
कि निम्न में से कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है। ये प्रश्न आपकी पीटीटी के अंदर पूछा गया था पिछली बार, या शायद बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था कि निम्न में से कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है। जंगल जलेबी, पलास, खिजड़ी या फिर बबूल। बताइए निम्न में से कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, कौन सा आएगा भाई, पलास। इसी को ढाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढाक। ठीक है, ढाक या फिर पलास। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। 26वें प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे 27वां प्रश्न है कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। पूछा गया है कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। क्या वेली किशन रुक्मणी, ऑप्शन बी कोयलेमाला, ऑप्शन सी एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 27वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 27वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी कोयलेमाला। ठीक है, कोयलेमाला ग्रंथ की रचना जो की थी उदयतन सूरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, उदयतन सूरी यहाँ पर आ जाते हैं। देखिएगा कोयलेमाला ग्रंथ की रचना बीनमाल के कवि उद्योतन सूरी के द्वारा की गई थी। ठीक है, कहाँ के आ जाते हैं कवि, बीनमाल के, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे 28वां प्रश्न कि राजस्थान में भीलों का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में भीलों का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। बताइएगा, क्या वालर है, भवाई है, गवरी है या फिर मादल आ जाता है। कि राजस्थान में भीलों का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, घवरी नृत्य। वालर नृत्य आपका ग्राह्य जनजाति का आ जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में भीलों का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है भाई, घवरी नृत्य। अगला देखेंगे 29वां प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आ जाता है। क्या 10.41% है, क्या 11.11% है, या 5.6% है, या फिर 10% आ जाता है। कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत आ जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, 10.41%। अगला देखेंगे 30वां प्रश्न कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। क्या मावट कहलाएगी, या वर्षा कहलाएगी, या रेवत कहलाएगी, या फिर कोई नहीं। बताइएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है मावट। क्या कहलाती है भैया, इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। और ये जो वर्षा है रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो ये थे अपने 30 प्रश्न। देखिएगा यह वर्षा रबी की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गोल्डन ड्रॉप किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, मावट वर्षा को। ठीक है, किसे कहा जाता है भाई, मावट वर्षा को कहा जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, मावट। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। तो ये थे अपने 30 प्रश्न राजस्थान सामान्य ज्ञान के। उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी नए चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।